हेलो दोस्तों, आज हम चालू करने वाले हैं एक और नई सीरीज शॉर्ट वीडियो की। आज का प्रमुख केस है हमारा सबरीमाला केस। सबरीमाला केस भारत के संविधान के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और भारतीय महिलाओं के अधिकारों को लेकर भी बहुत बड़ा एक मील के पत्थर जैसा साबित हो सकता है। इसमें कई सारे ऐसे मुद्दों को उजागर किया गया जो भारत के संविधान में बहुत पहली बार इन सब मुद्दों पर थोड़ी गहन अध्ययन के साथ किया गया। कारण यह है कि भारत के संविधान से पूर्व बने हुए कस्टम ट्रेडिशंस और भारत के संविधान में लिखा गया मौलिक अधिकार, इनके क्लैशेस को दर्शाया गया है। इनके बीच में जो विभेद है इसको उजागर करने के लिए किया गया है। सबरीमाला केस है क्या, इसको समझने से पहले हम समझते हैं कि सबरीमाला है क्या। समझते हैं, केरला के पंबन नदी के पास, केरला का पंबन नदी या पंबा रिवर के नाम से जाना जाता है, पंबा रिवर के बैंक के किनारे यानी उसकी नदी के तट के किनारे एक मंदिर बनाया गया था जिसका नाम था सबरीमाला। सबरीमाला का निर्माण 12वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था। इसका निर्माण जो है कुलशेखर पांड्यन द्वारा किया गया। कुलशेखर पांड्यन, कुलशेखर पांड्यन द्वारा किया गया। यह एक अयप्पा मंदिर है, अयप्पा गॉड को डेडिकेटेड, जो लॉर्ड विष्णु के वंशज माने जाते हैं या लॉर्ड विष्णु के ही अवतार के रूप में माने जाते हैं। समझते हैं इसमें हुआ क्या। सबरीमाला जो मंदिर है इसके लिए एक बोर्ड बनाया गया है, एक ट्रस्ट जैसा बनाया गया है जिसका नाम है देवरम। देवरम ट्रस्ट जो है इस मंदिर के सभी रूल रेगुलेशंस को बनाने और बिगाड़ने या एडिट करने या जोड़ने का काम करता है देवरम बोर्ड। देवरम बोर्ड द्वारा एक पब्लिक वर्शिप बिल यानी एक्ट की धारा यानी रूल कह सकते हैं, रूल 3B के तहत एक ऐसा मुद्दा डाला गया है जिसमें यह कहा गया है कि कोई भी महिला अगर वह प्यूबर्टी स्टेट में है यानी 10 से लेकर 50 वर्ष की उम्र की महिला है, उसे हम वर्जित कर सकते हैं कस्टम के नाम पर। यानी यह कहा गया कि इस मंदिर में प्रवेश के लिए महिलाएं जो 10 वर्ष से कम है या 50 वर्ष से ऊपर की अधेड़ उम्र की महिलाएं हैं, केवल वही आ सकती हैं। बाकी लोगों को इसकी रूल, कौन सा रूल है यह बहुत इंपॉर्टेंट है, पब्लिक वर्शिप एक्ट 1965 की रूल 3B के तहत वर्जित किया गया है। परंतु एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है, इसी की मूल रूल की बात करते हैं, रूल 3, इसको बड़े ध्यान समझेंगे। इसी की एक प्रसिद्ध रूल है रूल 3, जिसमें यह कहा गया है, इसकी मूल जो रूल है इसमें यह कहा गया किसी भी महिला को किसी भी रूप से या किसी भी वर्ग को वंचित नहीं किया जा सकता मंदिर जाने में। मतलब कहने का यह है इस रूल में और इस रूल में आपस में ही क्लैश है। परंतु सबरीमाला केस उठा कैसे। 1991 में पहली बार सेक्रेटरी ऑफ त्रावणकोर के बीच में एस महिंद्रा और सेक्रेटरी ऑफ त्रावणकोर के बीच में मुद्दा उठता है। और जब ये मुद्दा उठता है 1991 में, तब पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने, बड़े ध्यान से समझिएगा, 1991 में पहली बार एस महिंद्रा वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ त्रावणकोर एक मुद्दा आता है जिसमें पहली बार सबरीमाला के केस के लिए उजागर किया गया। सबरीमाला केस जब आता है इस दौरान, तब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का मामला है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मतलब जो कि रूल 3B के तहत है उसको अपहेल्ड कर दिया। कहा कि यह सही है और इस पर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, यह उनका व्यक्तिगत मामला है और यह धार्मिक स्वतंत्रता के तहत उनके कस्टम यानी रीति रिवाज को मानने की प्रक्रिया है जो यथासंभव बना रहेगा। परंतु 2006 आता है और कुछ महिला एडवोकेट द्वारा यह कहा गया कि रूल 3B, याद रखेंगे रूल 3B, न केवल रूल 3B अपितु इसके अलावा संविधान की धारा 14, संविधान की धारा 15, संविधान की धारा 17, संविधान की धारा 21 और संविधान की धारा 25 का वायलेशन हुआ है। अब ये देखते हैं एक एक करके कि ये है क्या। पहले देखें, रूल 3B के अनुसार यह कहा गया कि इसमें किसी भी व्यक्ति को, महिलाओं को जो है वर्जित किया जा सकता है। किस आधार पर? कस्टम ट्रेडिशन के आधार पर। परंतु संविधान की धारा
14 जो कहता है कि समता का अधिकार है, इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को आप वंचित नहीं रख सकते। दूसरा, यहीं पर अगर हम आर्टिकल 15 की बात करते हैं, अनुच्छेद 15 की बात करते हैं, तो किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते सेक्स, लिंग या जिसकी बात कर रहे हैं, और यहां पर लिंग के आधार पर भेदभाव किया गया। वहीं 17 की बात करते हैं, ये और बड़ा है, जिसमें अस्पृश्यता आता है। इसके अनुसार यह है कि किसी भी महिला के साथ छुआछूत, यानी किसी भी महिला को आप मंदिर प्रवेश में जाने से वर्जित नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक उनका बायोलॉजिकल टर्म है, उनका जैविक एक टर्मिनोलॉजी है जिसके तहत वो प्योरिटी, और ये कहकर कि वो इंप्योरिटी है, उस दौरान वो अशुद्ध हैं, इस आधार पर आप उनको वर्जित नहीं रख सकते। न केवल ये, उसके अलावा लिबर्टी यानी कि आजादी के तहत भी ये रखा गया है, और उसके अलावा धार्मिक स्वतंत्रता का भी खंडन हो रहा है, क्योंकि इसमें यह लिखा गया है आर्टिकल 25 के तहत कि हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, वो अपने आचरण, अपने धर्म को मानने या प्रोपगेट करने का संपूर्ण अधिकार रखता है। यह जब केस आता है सर्वोच्च न्यायालय के पास, तब सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार, याद रखेंगे, एक केस था, उसको भी समझते हैं, 1951 में नरसू अप्पा माली केस, नरसू अप्पा माली केस आता है, माली केस आया। नरसू अप्पा माली केस में पहली बार बॉम्बे हाई कोर्ट ने, यहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह कहा था, बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह कह दिया था कि पर्सनल लॉ, व्यक्तिगत कानून यानी कस्टम ट्रेडिशंस की जो बात कर रहे हैं, संविधान में वर्णन तो है नहीं, कस्टम ट्रेडिशंस की बात जो कर रहे हैं, यह व्यक्तिगत कानून के दायरे के बाहर आता है, यानी पर्सनल लॉ के डेफिनेशन के बाहर आता। अब यहां पर एक सवाल आता है, लॉ का डेफिनेशन, यहां पर एक शब्द इस्तेमाल किया गया था, लॉ का डेफिनेशन, लॉ। हमें यह पता होना चाहिए कि भारत के संविधान में लॉ कहां पर है, यानी विधि कहां पर व्याख्यित है। तब हमें एक आर्टिकल याद आता है, आर्टिकल 13। अगर हम संविधान की बात करते हैं, संविधान के आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज ए में इस पर व्याख्यान किया गया है लॉ का अर्थ क्या होता है, समझते हैं, इसको थोड़ा व्यापक रूप में देखने की कोशिश करते हैं। यहां पर बताया गया, लॉ के अंतर्गत कस्टम्स, ट्रेडिशन, रूल्स मेड बाय प्रेसिडेंट्स एंड रूल्स मेड बाय प्रेसिडेंट, गवर्नर, इतना ही नहीं, स्टेट गवर्नमेंट यानी स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा बनाया गया, यानी स्टेट के, राज्य के विधानसभा द्वारा बनाया गया नियम कानून, विधानसभा द्वारा। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं सेंटर की, तो सेंटर के पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया नियम कानून को भी इस दायरे के अंदर रखा जाता है। इसके तहत नोटिस भी आती है, अध्यादेश भी आते हैं, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश भी आता है, यानी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर भी आता है आर्टिकल 123 के तहत। इसी तरीके से आपका गवर्नर ऑर्डर भी आता है। ये सारी चीजों को इसके अंतर्गत रखा गया। जब ये बात रखी गई तो इसमें एक बात कहा गया कि शुरुआत में नरसू अप्पा माली केस में कि ये पर्सनल लॉ इस लॉ के बाहर है, दायरे के बाहर है, लेकिन 2018 में एक बेंच बैठती है सबरीमाला केस को लेकर, और यह वर्डिक्ट 4:1 में, यानी 4 लोगों ने फेवर किया कि महिलाओं के साथ गलत हुआ है, और किसी भी प्रकार की महिलाओं को केवल इस आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता कि वह उनका मासिक धर्म है और यह एक इंप्योरिटी की तरह दिखाया जाएगा। और एक जो इसके पक्ष में थी कि हाँ उनको वर्जित करना चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह एक महिला ही थी, महिला होकर महिला का सपोर्ट नहीं करती। इनका यह कहना था कि किसी भी प्रकार के कस्टम ट्रेडिशंस को वो व्यक्तिगत उनका धार्मिक स्वतंत्रता के तहत रखा जाए और इस पे किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप ना किया जाए। परंतु बाकी लोगों का कहना था कि नहीं, इसी दौरान एक महत्वपूर्ण टर्म इजाद होता है, हालांकि यह टर्म पहले भी इस्तेमाल किया गया है, जैसे नवजोत सिंह केस में भी यह देखने को मिला है, परंतु सबसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस्तेमाल की गई, वो टर्म था कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, इसकी बहुत ज्यादा व्याख्यान किया गया है, यानी संवैधानिक नैतिकता। इसमें यह कहा गया कि किसी भी प्रकार का कस्टम ट्रेडिशन या पर्सनल लॉ किसी भी व्यक्ति या संविधान से, यानी संविधान में वर्णित फंडामेंटल राइट के ऊपर नहीं होता है। इसीलिए अंतरिम रूप से इस पे हालांकि याचिका लग गई, लेकिन 2018 में ही पहली बारी सही, परंतु महिलाओं को अंतरिम रूप से दिया गया कि हाँ अब आप जो है मंदिर में जा सकते हैं, किसी प्रकार का कोई भी विभेद नहीं किया जा सकता या डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ नहीं किया जा सकता। हालांकि इस निर्णय पर याचिका लग गई, पुनः इस पर अपील की गई,
परंतु देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं महिलाओं की जीत है, भारत के संविधान की जीत है। और इसमें कुछ ऐसे मुद्दे उठ के आए जिसमें संवैधानिक बेंच द्वारा भारत की संविधान को एक बार फिर से परिभाषित किया गया, जिसमें यह बताया गया कि लॉ का दायरा क्या है, यानी विधि का अधिकार क्या है और विधि का दायरा कितना है, और किस तरीके से समाज के कुछ कस्टम ट्रेडिशंस के ऊपर होता है भारत का संविधान। धन्यवाद।